वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सर का एनुअल रिदम के ऊपर हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सर का एनुअल रिदम्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सर का एनुअल के जो टाइप्स होते हैं जैसे टाइप 1 और टाइप 2 के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेनफॉल होता है और फोटो पीरियड होता है और टेम्परेचर होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है सर का एनुअल रिदम में। और यहाँ पे जो फोटो पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, ऑर्गेनिज्म वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं डे लेंथ को, यानी हम कह सकते हैं लाइट को, डे लाइट को। इसी को हम फोटो पीरियड कहते हैं। इंट्रोडक्शन। जो सर्का एनुअल जो रिदम जो टर्म है, ये जो टर्म है ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो सर्का है जिसका मतलब होता है अबाउट, और सेकंड जो वर्ड है एनम है जिसका मतलब है ईयर। इसका मतलब यह है कि जो रिदम क्या है, 12 मंथ्स में क्या होता है, रिपीट होता है, उसी को हम सर्का एनुअल रिदम कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एनिमल्स की अगर हम बात करें या प्लांट्स की बात करें, जो उनकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी से मतलब है हमारे रिदम से मतलब है, रिदम्स की हम बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होता है सीजन से। और जो कि सीजन क्या है, ईयर में क्या है, एक ही बार रिपीट होता है। इसी को हम सरका एनुअल रिदम कह देते हैं। और जो सरका एनुअल जो रिदम होता है वो एक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक के कंट्रोल में होता है। उस क्लॉक को कहते हैं एनुलर क्लॉक कहते हैं हम लोग। अब हमने कई सारे रिसर्च में ये पढ़ा है और ये प्रूफ हुआ है कि जो सर्का एनुअल रिदम होता है वो शो करता है जो लॉन्ग लिव्ड एनिमल्स होते हैं या तो शॉर्ट लिव्ड एनिमल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। और जो एनिमल सर्का एनुअल रिदम को एग्जिबिट करते हैं वो सर्काडियन रिदम को भी क्या है, एग्जिबिट करते हैं। अब जो सर्का एनुअल जो रिदम होता है ये एक्सप्रेस होता है रफली 50 वीक्स साइकिल में, यानी हम कह सकते हैं 12 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। सर्का एनुअल जो रिदम होता है ये क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड है और ये इंडोजिनियसली डिराइवन होता है, यानी अंदर ही प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है एन्यूलर एनुअल क्लॉक भी हम बोल सकते हैं। इस क्लॉक के थ्रू क्या होता है, ये हमारा ये प्रोड्यूस होता है। और इसका जो रिपीटेशन है, यानी ये रिदम जो रिपीट करता है ये 12 मंथ्स में रिपीट करता है। और ये जो रिदम होता है ये क्या है, ये एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज के प्रेजेंस में भी, एब्सेंस में भी हो सकता है और प्रेजेंस में भी हो सकता है एनवायरमेंटल क्यूज के। और ये जितनी भी चीज़ें अभी हमने कही है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये प्रूव्ड है सर्का एनुअल रिदम। जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट क्या है, डार्कनेस कंडीशन में रखा और कांस्टेंट लाइट कंडीशन में रखा, या तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइट डार्क साइकिल में हमने रखा, तब भी ये क्या है, सर्का एनुअल रिदम को शो करता है। अगर हम सर्का एनुअल रिदम के एग्जाम्पल की बात करें, जो फ्लावरिंग होती है ये भी सर्का एनुअल रिदम का क्या है, एक एग्जाम्पल है। सीड जर्मिनेशन हो गया, बड डोर्मेसी हो गया प्लांट में, डायपोज, मोल्टिंग, और जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है इंसेक्ट में, ये क्या सर्का एनुअल रिदम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो नेस्टिंग, माइग्रेशन जो बर्ड्स में होता है, मेटिंग, और जो पैलेट का जो ग्रोथ होता है मैमल्स में, ये क्या है, सर्का एनुअल रिदम का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो सर्का एनुअल जो रिदम होते हैं उनके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट क्या है, एक टाइप फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीजनल रिदम, टाइप फर्स्ट सीजनल रिदम। दूसरा होता है टाइप सेकंड,
सर्काइनल रिदम, इसी को हम ट्रू सर्काइनल रिदम भी कहते हैं। अब हम टाइप सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। जो ये टाइप सेकंड है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इसे ट्रू सर्काइनल रिदम भी कहते हैं। ये परसिस्ट होता है इंडिपेंडेंटली, परसिस्ट होता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में। अब कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सर्काइनल रिदम है, अगर हम एनवायरनमेंट को क्या करेंगे कि कांस्टेंट रख देंगे, तब भी ये क्या होगा, सर्काइनल रिदम शो करेगा। अब इसके लिए जो डे लेंथ जो डे लेंथ के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत होती है? जो कि हमारा सर का जो एनुअल जो क्लॉक ये क्या कर सके, एंट्रेनमेंट कर सके, यानी सिंक्रोनाइज कर सके किसके साथ? लोकल सीजनल टाइम के साथ। इसके अलावा हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया है और ये प्रूफ हुआ है कि जो सर्काइनल रिदम होता है, ये 12 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स होते हैं बर्ड्स में, और 7 जो साइकिल्स होता है मैमल्स में, ये 7 साइकिल होता है अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्या कर दें, कांस्टेंट हम रख दें तो। सर्काइनल रिदम जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो फ्री रनिंग पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, 12 मंथ का होता है हमारा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो लॉन्ग लिव्ड जो स्पीसीज होती है, जैसे स्क्वायरल, शीप, डियर और बैट्स की अगर हम बात करें, ये इसका एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप फर्स्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टाइप फर्स्ट सर्काइनल रिदम है, इसके लिए एनवायरमेंटल क्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब एनवायरमेंटल क्यूज़ में क्या है, हम कह सकते हैं फोटो पीरियड की बात कर सकते हैं। फोटो पीरियड हो गया। इसके अलावा डे लेंथ की बात करें, डे लेंथ हो गया। हम इसमें कह सकते हैं ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ये जितने भी इन्वायरमेंटल क्यूज़ है, ये ज़रूरत होती है किसके लिए? ताकि हमारा जो ऑसिलेशन है वो क्या कर सके, सस्टेन हो सके, और जो हमारा सर का एनुअल जो क्लॉक है वो एंट्रेनमेंट हो सके या हमारा सिंक्रोनाइज्ड हो सके लोकल सीजनल टाइम के साथ। अब ये जो सर्का एनुअल जो हमारा टाइप फर्स्ट सर्का एनुअल रिदम होता है, ये 1 साइकिल का होता है ये। या तो हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि ये ओनली फ्रैक्शन ऑफ साइकिल होता है किसी भी कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। अभी हमने डिस्कस किया है कि इसके लिए एनवायरमेंटल क्यूज़ की ज़रूरत होती है, जैसे लॉन्ग डे और जो शॉर्ट डे जो क्यूज़ होते हैं वो रिक्वायर्ड होता है, ताकि क्या कर सके कि इनका रिदम क्या है, चल सके, सस्टेन हो सके। और दूसरी बात है कि ये जो रिदम है कि सिंक्रोनाइज्ड हो सके किसके साथ, लोकल सीजनल टाइम के साथ। इसीलिए हमें एनवायरमेंटल क्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम टाइप फर्स्ट सर्काइनल रिदम के एग्जांपल की बात करें, जो शॉर्ट लिव्ड मैमल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो उसमें एवियन भी आता है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, ये इसके एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप सेकंड सीजनल रिदम है, जिसको हम सर्काइनल रिदम कहते हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल को। तो यहाँ हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं अमेरिकन जो 13 लाइन्ड ग्राउंड जो स्क्वायरल की अगर हम बात करें, जो आप पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, जनरली जो ये हाइबरनेशन में चला जाता है अक्टूबर में, और इसका हाइबरनेशन जो कंप्लीट होता है अप्रैल में कंप्लीट होता है। अब अगर हम इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करें कि एक कांस्टेंट कंडीशन में हम अगर रख दें, तो कांस्टेंट कंडीशन में रख दें लेबोरेटरी कंडीशंस में भी, तब भी क्या होगा, ये जो रिदम है ये शो करेगा, एनुअल रिदम को क्या है, शो करेगा, जो कि हाइबरनेशन की हम बात करें इसको शो करेगा।
अब जो हाइबरनेशन की अगर हम बात करें तो हाइबरनेशन इंडिपेंडेंट होता है लो बॉडी टेम्परेचर पे। यानी बॉडी टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं होता हाइबरनेशन। ये डिपेंड होता है किस पे? हाइबरनेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे। और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है HP20, 25, 27, HP20C और HP55। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, हाइबरनेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस पे डिपेंड करता है हाइबरनेशन। जो हमारा हाइबरनेशन जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका जो कंसंट्रेशन है, अगर ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड में कंसंट्रेशन और जो ब्रेन में कंसंट्रेशन होता है, ये रेगुलेट होता है एंडोजेनियसली जो जनरेटेड सर्का एनुअल क्लॉक के थ्रू, या हम कह सकते हैं सर्का एनुअल रिदम के थ्रू। ये कंट्रोल्ड होता है इनका कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो हाइबरनेशन जो प्रोटीन होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब हमें पहले यहाँ पे याद क्या रखना है कि सबसे पहले हमें यहाँ याद रखना है कि जो हाइबरनेशन जो प्रोटीन है, हाइबरनेशन जो प्रोटीन है, ये हाइबरनेशन प्रोटीन क्या होता है? सिंथेसाइज होता है लीवर में। यह हमें याद रखना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक लीवर से सेल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यह हमारा लीवर सेल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं लीवर सेल। अब यहाँ जो लीवर सेल है, सेंटर पे हमें पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारा प्रेजेंट क्या होता है? हाइबरनेशन जीन प्रेजेंट होता है। यही हाइबरनेशन जीन क्या है? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इस जो हमारा राइबोसोम है, ये इसके साथ क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जैसे हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में क्या है, मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो जाता है, तो ये राइबोसोम का क्या है? स्मॉल सब यूनिट है, यूनिट। और ये हमारा राइबोसोम का क्या है? लार्ज सब यूनिट है। अब जैसे ही क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए के साथ ये बाइंड होता है, तो हमारा जो मैसेंजर आरएनए है, तो इस मैसेंजर आरएनए का क्या है? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये ट्रांसलेशन जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो तभी क्या है कि जो हमारा राइबोसोम है, एक सीक्वेंस को क्या कर देता है? ये शो कर देता है बाहर की तरफ। इस सीक्वेंस को कहते हैं सिग्नल सीक्वेंस। अब हमारा क्या है कि जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है यानी प्रोटीन है, उसका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो जाता है ये पॉलीपेप्टाइड का। तो हम इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। अब पोस्ट ट्रांसलोकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसलोकेट होता है कहाँ पे? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो इसीलिए हम इसको पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। अब ये जो हमारा जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड साइटोप्लाज्म में बन गया है, तो ये साइटोप्लाज्म में क्या है कि ये प्रोटीन फोल्ड ना हो जाए, इसीलिए जो रेड कलर के जो प्रोटीन होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसको कैप्रियोन प्रोटीन हम लोग कहते हैं, ताकि ये अनफोल्ड कंडीशन में रहे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन का जो एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसे सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। इस सिग्नल सीक्वेंस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा एक प्रोटीन प्रेजेंट है,
इस प्रोटीन को हम कहते हैं Sec62/63 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है, इसको क्या करता है, ये हमारा Sec62/63 कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन हमारा पॉलीपेप्टाइड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये मूव हो जाता है तो हमारा यहाँ पे ये जो BIP जो प्रोटीन होता है, ये क्या कर देता है, इसको अंदर की तरफ प्रोटीन को पुल कर लेता है। पुल करने के बाद ये हमारा, हमने यहाँ प्रोटीन को ड्रॉ कर दिया, ये अंदर पहुँच जाता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है कि ये गोल्गी जो हमारा गोल्गी बॉडी में ये ट्रांसफ़र होता है, और गोल्गी बॉडी से क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफ़र होता है ब्लड में, हाइबरनेशन प्रोटीन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइबरनेशन जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसका फंक्शन क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हाइबरनेशन प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता है 20, 25, 27, 55 है, और इसको सिंथेसाइज कहाँ पे कर रहा होता है, ये लीवर में सिंथेसाइज हो रहा होता है। और ये हाइबरनेशन जो प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है, ये ब्लड में क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये हाइबरनेशन प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है, ये रेगुलेट होता है एंडोजीनियसली, किसके थ्रू? सर्काइनवल जो रिदम है, यानी सर्काइनवल क्लॉक के थ्रू। और यहाँ पे जो बॉडी का जो लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर है, जिसको हम टीवी से डिनोट कर रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है हमारे हाइबरनेशन में। अब जो ये हाइबरनेशन जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर हम लेवल देखते हैं ब्लड में, क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज हो जाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि हाइबरनेशन प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है, इसका लेवल क्या है, ब्रेन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है। इसके बाद जो दूसरा एक कंडीशन क्या होता है कि जो हाइबरनेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से इसका जो अमाउंट होता है, वो लेस हो जाता है ब्रेन में। और वहीं पे हम देखते हैं हाइबरनेशन जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसका जो लेवल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। इस कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हाइबरनेशन वो कंप्लीट कर चुका होता है, तो यानी वो वेकअप स्टेट पे आ जाता है, यानी हाइबरनेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमें याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेनफॉल होता है, फोटो पीरियड होता है, और जो टेम्परेचर होता है, सर्का एनुअल जो रिदम होता है, उसमें उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने कई सारे रिसर्च में देखा है, एक्सपेरिमेंट में देखा है कि जो ये रेनफॉल है, फोटो पीरियड है, और जो ये टेम्परेचर है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मेनली क्या है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और ब्रेन के किस पार्ट को एक्टिवेट करता है, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये GnRH जो हार्मोन है, इसको रिलीज करता है, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहता है। ये पिट्यूटरी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारा पिट्यूटरी को। तो जो ये पिट्यूटरी को जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, तो ये पिट्यूटरी को जैसे ही एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करने के बाद पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये गोनाड को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। और गोनाड क्या करता है, सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं, उसको रिलीज कर देता है, यानी वो सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेनफॉल है, रेनफॉल, दूसरा हमारा फोटो पीरियड की अगर हम बात करें, और फोटो पीरियड के अलावा जो टेम्परेचर की हम अगर बात करें, ये क्या करता है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हमने क्या है, कई सारे रिसर्च में पढ़ा हुआ है
कि और रिसर्च में ये डिस्कस किया गया है एक्सपेरिमेंटली इन साइंटिस्ट के थ्रू, जो आप ये साइंटिस्ट देख रहे हैं इनके थ्रू, कि जो थायराइड होता है ये भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलेशन के लिए। जो एनुअल सीजनल रिप्रोडक्शन साइकिल होता है बर्ड्स में, नहीं बर्ड्स के अलावा भी कई सारे वर्टिब्रेट्स में थायराइड्स की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो क्या है, रेगुलेट हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टाइप सेकंड सीजनल रिदम है यानी एनुअल रिदम है उसके एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी इंसेक्ट है जिसको कारपेट बीटल कहते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कारपेट बीटल है। हमने क्या करा है, एक्सपेरिमेंटली इस इंसेक्ट को क्या किया, एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रखा गया है, और वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट यानी कांस्टेंट डे, 100 डे में रखा गया। जो जैसे कि हमें पता है कि जो एलडी है यानी लाइट, और जो डार्क स्टेट है यानी इसमें जो लाइट है हमने इसको क्या कर दिया है, इसको लो कर दिया है, कम कर दिया, और डार्क को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो प्यूपेशन होता है वो क्या है, पीरियडिकली क्या होता है, पीरियडिक पैटर्न को शो करता है। और पीरियडिक पैटर्न को शो करता है, बट वो क्या है, शॉर्टर देन क्या होता है, 1 ईयर होता है। जब जैसे ही हमने ये कारपेट बीटल का जो लार्वा है इसको हमने लॉन्ग डे कंडीशन में रखा। लॉन्ग डे कंडीशन यानी 16 आवर हमने लाइट दिया और 8 आवर हमने इसको डार्क में रखा, जो फर्स्ट 4 वीक्स के लिए। तो हमने देखा कि जो प्यूपेशन होता है वो डिले हो जाता है 4 से 5 वीक के लिए। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है। ये क्या है कि ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा मोनार्क बटरफ्लाई है। ये शो करता है एनुअल रिदम को, और ये एनुअल रिदम में जो शो करता है ये माइग्रेशन को शो करता है। ये क्या करता है, मेक्सिको की तरफ ये माइग्रेट करता है, और मैक्सिको से वापस माइग्रेट होके क्या है, यूएसए और कनाडा में वापस आ जाता है। ये जो मोनार्क जो है ये क्या करता है, जब ये सितंबर के टाइम पे क्या करता है, माइग्रेट करता है, और जब ये तकरीबन 3200 किलोमीटर क्या है कवर करता है डिस्टेंस को, और कवर करता है, और ये जो अपना क्या पूरा जो विंटर है, ये अपना पूरा विंटर क्या करता है, ये हाइबरनेशन में गुजार देता है। कहाँ पे ये गुजारता है, मैक्सिको में। इसके बाद क्या करता है, ये मार्च में ये वापस क्या होता है, फ्लाई करके ये कनाडा और यूएसए में वापस आ जाता है। हमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारा जो यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे एक स्मॉल जंगल है। उस जंगल में क्या होता है, एक ट्री प्रेजेंट होता है, जो भी ट्री होता है उसको बटरफ्लाई ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो अक्टूबर से जो अप्रैल का मंथ होता है, तो ये मोनार्क बटरफ्लाई पूरे जो ट्रीज होते हैं उसको कवर करके रखते हैं, इसीलिए उसको बटरफ्लाई ट्री कहा जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि जो सरका एनुअल रिदम किसे कहते हैं, सरका एनुअल रिदम के टाइप्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जो सरका एनुअल रिदम जो टाइप 2 और टाइप फर्स्ट है उसके एग्जाम्पल को। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो सरका एनुअल जो रिदम होता है उसमें रेनफॉल, फोटो पीरियड और टेम्परेचर का क्या इम्पोर्टेंस था। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।